नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या फिर इसी को अप्लाइड क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन इंग्लिश के सिलेबस में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या अप्लाइड क्रिटिसिज्म सिलेबस में है। तो यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर में प्रिस्क्राइब्ड है, थर्ड पेपर में। और अभी जो नया सिलेबस है सीबीसीएस का, उसमें ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई थिंक सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में ये प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये पढ़ना हर किसी को, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म प्रिस्क्राइब्ड है। तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है, इसमें क्या लिखना होता है और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। सामान्यतः यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं उसमें दो प्रकार के या दो खंड होते हैं। एक प्रोज पैसेज होता है, एक पोएट्री का स्टैंजा होता है या पोएम होती है, जिसका एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या फिर अप्लाइड क्रिटिसिज्म लिखना होता है। और बीए के भी कोर्सेज में मिलता है, कहीं कहीं एमए के भी कोर्सेज में मिलता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। उसी पर हम बात करेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा जाए या अप्लाइड क्रिटिसिज्म लिखा जाए। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है जहाँ से ये निकला है वो एक क्रिटिसिज्म की ब्रांच भी है, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग उस ब्रांच पर बात नहीं करेंगे, हम लोग उस बात पर बात करेंगे कि जो बीए या एमए के सिलेबस में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है उसको लिखा कैसे जाए, उसके आंसर को कैसे लिखा जाए। यानी कि किसी पीस ऑफ पोइट्री या पीस ऑफ प्रोज का जो एक अप्लाइड क्रिटिसिज्म होना चाहिए या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, इस पर हमारी चर्चा आज के इस क्लास की होगी। हम लोग पहले समझेंगे ये होता क्या है, देयर आफ्टर हम लोग उसको समझेंगे लिखना कैसे है, एंड फाइनली तीसरे पार्ट में हम लोग ये समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एक्सरसाइज के माध्यम से प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फाइनली आप लोग खुद से करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो लिखेंगे। इतनी सी बातें हैं, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं इसको, या फिर अप्लाइड क्रिटिसिज्म के भी नाम से इसको जाना जाता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या अप्लाइड क्रिटिसिज्म दोनों ही इसको कहा जाता है। ठीक, एक मिनट। ओके, सो इसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या फिर अप्लाइड क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इसमें एक किसी भी प्रोज या पोइट्री पैसेज का जो है एक टेक्सटुअल एनालिसिस लिखनी होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पर केवल और केवल पोइटिक पैसेज यानी कि पोइट्री के स्टैंजा का टेक्सटुअल एनालिसिस लिखना या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखना या अप्लाइड क्रिटिसिज्म लिखना पढ़ेंगे। प्रोज पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ भी ये प्रिस्क्राइब्ड है हर जगह दोनों में ऑप्शन होता है, या तो पोइट्री का आप लिख सकते हैं या प्रोज का। और मुझे लगता है कि पोइट्री का लिखना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ये एक बड़ा बर्डनसम टास्क है, बहुत इजी टास्क नहीं है। देखने में बहुत इजी होता है, पढ़ाने के नाम पर टीचर्स छोड़ देते हैं कि बच्चा लिख लेगा, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, एक अच्छा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए इस पर हम लोग प्रॉपरली चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि व्हाट इज दिस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है। ठीक है, ये अप्लाइड क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, एंड इट इज एन एकेडमिक प्रोसीजर ऑफ डिस्कशन ऑफ पर्टिकुलर वर्क। किसी भी पर्टिकुलर वर्क को, किसी भी टेक्स्ट की स्टडी का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। इट इज devised by the critic I.A. Richards at Cambridge University in 1920s and illustrated in his book Practical Criticism। एक्चुअली अब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसका बैकग्राउंड कहाँ से आता है, तो पहली बार ये जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की चीज़ है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसीजर को अप्लाई किया था एक प्रोफेसर एंड क्रिटिक हैं, I.A. Richards. He was a teacher, he was a professor in University of Cambridge. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर थे, एंड उन्होंने उसके पहले का जो क्रिटिसिज्म था वो ऑलमोस्ट बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म था, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म था, बट दे डोंट थिंक ऑफ टेक्सटुअल एनालिसिस। जो पोएट्री की स्टडी थी
लैंग्वेज की स्टडी, एक्चुअली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पोइट्री से ही बिगिन हुआ, ठीक है। तो जो पोइट्री की स्टडी थी, लिटरेचर की स्टडी थी, वो टेक्सटुअल एनालिसिस नहीं थी। हर क्रिटिक, हर एनालिसिस करने वाला राइटर का बैकग्राउंड देखता था, किस टाइम में लिखा गया उसको देखता था, उसकी पूरी हिस्ट्री देखता था, उसकी बायोग्राफी से रिलेट करता था, तब जाकर के उसकी एनालिसिस होती थी। तो आइए रिचर्ड्स ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक टेक्स्ट लिया, ठीक है, एक किसी भी पोएम का टेक्स्ट उन्होंने लिया, उसमें से वो सारी आइडेंटिटीज हटा दी जहां से ये कुछ भी पता चले कि इसको लिखा किसने। देन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिया एंड कहा कि जस्ट एनालाइज दिस पोएम, यानी कि उसकी एक टेक्सटुअल एनालिसिस करनी थी। यानी कि अब स्टूडेंट्स के सामने टेक्स्ट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, यानी कि पोएम्स की लाइन ही लाइन थी और कुछ भी नहीं था। ना तो उसका टाइटल था, ना तो राइटर का नाम था, ना तो बैकग्राउंड था, ना तो हिस्ट्री थी, ना ये था कि कब लिखी गई पोएम। तो इन सारी सिचुएशन कंडीशंस के बाद अब बचा क्या स्टूडेंट के पास? केवल और केवल पोएम का टेक्स्ट बचा। बात समझ में आई? अब उसको जो कुछ भी करना है उसी टेक्स्ट का करना है, उसी को पढ़ना है, उसी की एनालिसिस करनी है। तो ये प्रैक्टिकल जो किया उन्होंने, और इसी के बाद से इसको कहा गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और इसकी चर्चा फिर उन्होंने अपनी अगली किताब में की, जो कि 1924 में पब्लिश हुई, जिसका टाइटल था द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। वहीं से ये चीज़ निकली और ये टेक्सटुअल एनालिसिस का एक बड़ा हिस्सा बना, और न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसका भी एक बड़ा पार्ट रहा, ठीक है। एंड इन दिस एक्सरसाइज रिचर्ड डिस्ट्रीब्यूट्स सम शॉर्ट पोएम्स टू हिज स्टूडेंट्स टू एनालाइज देम। वही बात जो मैंने बताई वही उन्होंने किया। एंड द पोएम्स आर एनोनिमस एंड बियर नो marks are information about authorship, date, circumstances of composition, or बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। मैंने बताया ना कि उन्होंने क्या किया, पोएम्स को लिया, उसका टाइटल हटा दिया, उसकी सारी अन्य डिटेल हटा दी, किसने लिखा, कैसे लिखा, कुछ भी नहीं रहा। बचा क्या? केवल पोएम्स की लाइन। अब बच्चे को काम क्या था? उन लाइंस को ही पढ़ करके उसकी स्टडी करनी थी, उसकी एनालिसिस करनी थी। ना तो उसको ये पता था कि कब लिखी गई, ना ये पता था कि किसने लिखी, किस कंडीशन में लिखी, किस सर्कमस्टांसेस में लिखी। सब कुछ खत्म हो गया। अब उसको टेक्स्ट है सामने और उसकी मीनिंग निकालनी। तो ये जो है वो एक टेक्सटुअल एनालिसिस हुई। अब यहां से एक बात और सामने आती है, यानी कि जब आपको मिलेगी पोएम, तो वो ना तो वहां राइटर का नाम होगा, ना तो पोएम की टाइटल होगी, ठीक है। यानी कि आपको ये मान करके पोएम दी जाएगी कि आप फुल्ली अननोन हैं उस पोएम से, ठीक है, फुल्ली अननोन है उस पोएम से। तो आपको भी ये मान करके चलना है कि आप उससे फुल्ली अननोन है। अगर मान लीजिए कभी कोई पोएम आपके एग्जामिनेशन में आ भी गई, और हो सकता है कि शायद आपने वो पोएम पहले से पढ़ी हो, आपको पता हो कि पोएम का टाइटल क्या है, पोएट का नाम क्या है, तब भी आपको उस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, पोएटिक एनालिसिस में, टेक्सटुअल एनालिसिस में ना तो पोएट का जिक्र करना है, ना तो उसके टाइटल का जिक्र करना है, कब लिखी गई, इन सारी बातों का कोई जिक्र नहीं करना है। आपको करना क्या है? केवल और केवल टेक्सटुअल एनालिसिस करनी है, ठीक है। The poems are anonymous and bear no marks of information about authorship, date, circumstances, or composition, or biographical and historical context. ठीक है, इतनी बातें हो गई थी। Practical criticism means close reading or explanation the text. Means practical criticism का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट है, जो लाइन है, उसकी क्लोज रीडिंग करना। क्लोज रीडिंग क्या होता है? क्लोज रीडिंग का मतलब कि एक एक शब्द का बहुत गहराई के साथ अध्ययन करना, उसके कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, कितने प्रकार से मीनिंग निकल सकती है, क्यों उस वर्ड को यूज किया गया, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसका क्या म्यूजिकल सिग्निफिकेंस पड़ रहा है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके पोएम में, इस हर एक पहलू पर विचार करना है। यानी कि टेक्स्ट का जितना कुछ बाल का खाल आप निकाल सकते हैं, उतना आपको वहां निकालना है। और ये एक बड़ा एक्सपर्टीज वाला काम होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी आपके पास होती है, तभी ये काम पॉसिबल हो पाता है।
लेकिन एक बीए के स्टूडेंट से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्रोफेसर मुनीर ने अपनी किताब में ये बात स्पष्ट की थी कि किन 5 बातों का जिक्र जो है स्टूडेंट्स को करना चाहिए, या इस सामान्यतः ये कहा जाता है कि वो जो 5 चीज़ें हैं उन्हीं पर एक तरीके से बेस्ड होता है पूरा का पूरा टेक्सटुअल एनालिसिस या फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इन्हीं 5 चीज़ों के बेसिस पर आपको अपनी पूरी की पूरी एनालिसिस लिखनी है। वो 5 चीज़ें क्या हैं आपके सामने है। पहला है समरी और डेवलपमेंट ऑफ थॉट, यानी कि पूरा का पूरा थॉट क्या है उस पोएम में, जो पीस ऑफ पोएम आपको दी गई है वो पूरी की पूरी कहती क्या है, उसमें क्या विचार हैं, क्या थॉट है, क्या कहानी है। ठीक है, अब उसको आप समरी कह सकते हैं और एनालिसिस की भाषा में आप कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ थॉट है। अब आप कहेंगे कि इंट्रोडक्शन जैसी कुछ नहीं आपको करना है, आपको सिर्फ उसकी थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करना है। राइटर कौन है, टाइटल क्या है, कब पब्लिश हुई, कब लिखी गई, क्या कंडीशन था, कुछ नहीं लिखना है। आपको पहली चीज़ जो समझनी है कि वो पोएम की लाइन आपसे कहती क्या है। व्हाट इज़ द समरी, व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द थॉट दैट इज डेवलपिंग थ्रू आउट द पोएम। तो समरी लिखना, यहाँ हेडिंग अगर आप लिखते हैं, बिना हेडिंग के लिखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप इन्हीं 5 चीज़ों को पैराग्राफ चेंज करते हुए लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हेडिंग लिखना पसंद करते हैं तो आप समरी लिखें, ये कम अच्छा है। आप वहाँ हेडिंग दें डेवलपमेंट ऑफ थॉट। ठीक है, समरी मैंने समझने के लिए कहा क्योंकि समरी शब्द से आप परिचित हैं तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन वहाँ आप जो हेडिंग दें, अगर हेडिंग डाल करके लिखना पसंद करते हैं तो आपको हेडिंग देनी चाहिए डेवलपमेंट ऑफ थॉट। और डेवलपमेंट ऑफ थॉट क्या है, द आइडिया आर समरी विच डेवलप्स द टोटल मीनिंग। मीन्स थ्रू आउट द पोएम, थ्रू आउट द लाइन्स ऑफ द पोएम, व्हाट थॉट्स आर बीइंग डेवलप्ड। जो विचार डेवलप किए जा रहे हैं, जो बातें डेवलप हो रही हैं, वो क्या है, वो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है। यानी कि पूरे की एक ब्रीफ समरी आपको देनी है। देयर आफ्टर सेकेंड थिंग इज दैट फिगर्स ऑफ स्पीच एंड डिवाइसेस। अब पोएम है तो उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज हुई होंगी, अदर पोएटिक डिवाइसेस होंगी। तो क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गई हैं, क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं, उन सब का स्पष्ट जिक्र आपको उसमें करना है। दूसरी हेडिंग आप कह सकते हैं एज इट इज, जैसा हमने लिखा है ऐसी हेडिंग बना सकते हैं। बिना हेडिंग के लिख रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए, आगे बढ़िए। तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंपैरिजंस। कंपैरिजंस मीन्स सिमिली, मेटाफर। ठीक है, किस किस तरीके के कंपैरिजंस हैं, और क्या फिगर ऑफ स्पीचेस यूज की गई हैं, क्या अलूजन्स आए हैं, कहीं से पोइट ने कोई चीज़ एल्यूट किया है, कहीं से कोई लाइन ली है, कहीं से कोई शब्द लिया है, कहीं से कोई बिंब लिया है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो पोइट ने कहीं आउटसाइड से लेकर के वहाँ एल्यूट किया, कोई अलूजन दे रहा है। पर्सोनिफिकेशन है या फिर अन्य कोई फिगर ऑफ स्पीच है या अन्य कोई डिवाइसेस यूज की गई हैं, तो उन सब के विषय में आपको सेकंड थिंग स्टडी करना है। थर्ड वन इज दैट लैंग्वेज एंड डिक्शन। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड बाय द पोएट। पोएट किस प्रकार की भाषा का यूज कर रहा है, उसकी शैली क्या है, उसकी शब्दावली क्या है, किस तरीके की रिद्म में वो लिख रहा है। ठीक है, बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है, छोटे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वॉवेल्स ज़्यादा हैं या फिर कॉन्सोनेंट्स ज़्यादा हैं उन शब्दों में। ठीक ना, वॉवेल्स ज़्यादा होंगे तो पोएम ज़्यादा म्यूजिकल होगी, कम वॉवेल्स होंगे तो कम म्यूजिकल होगी, या फिर किस टाइप ऑफ वॉवेल्स के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें, किस प्रकार की वॉवेल साउंड्स ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं, ये सारी बातें आप लैंग्वेज एंड डिक्शन में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार की वर्ड चॉइस है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, फारफेस्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। दीज आर थिंग्स आर related to language and diction. Fourth thing is mood of the poem, are feelings stirred by the poem. क्या मूड है पोएम का, या फिर क्या क्या फीलिंग्स अराउज हो रही, क्या इमोशंस अराउज हो रहे हैं उस पोएम के जरिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ द पोएम। स्ट्रक्चर कैसा है, पोएम का पैटर्न कैसा है, लाइन का मीटर क्या है, स्टैंजा फॉर्म क्या है, ठीक ना, पोएम का फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है,
तो ये सारी 5 बातें, इन्हीं 5 बातों के बेस पर आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो जाता है। अब आप शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कम से कम 3 से 4 बार 5 बार बहुत केयरफुली वो पोएम पढ़नी होगी। क्यों? इसलिए पढ़नी होगी क्योंकि आपके लिए वो पोएम मोस्टली अननोन होगी। ठीक है, आपको उसका रिदम समझना है, आपको उसका मीटर समझना है। इसके लिए आपको लगभग प्रोनाउंस करते हुए, चूंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, वहां प्रोनाउंस तेजी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिना आवाज किए हुए उन शब्दों को आप प्रोनाउंस करके देखेंगे कि कहां पर स्ट्रेस है, कहां पर स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन प्रोसेस होता है, फिर भी मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम आपको है कि आप उन लाइनों को थॉरली 3-4 बार 5 बार पढ़ें, ताकि उसका जो भाव है वो आपको समझ में आए, उसके शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करें। क्योंकि आपके पास बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड एंड कुछ मे बी इंग्लिश मीडियम से भी आए होंगे आप में, तो आप एक निश्चित रूप से जानिए कि एक बड़ी समस्या जो आपके सामने आएगी वो आएगी वर्ड पावर की। बहुत सारे शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता हो। तो बार बार जब आप उस पोएम को पढ़ेंगे तो उसके कंटेक्स्ट से आपको मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी। आप उसका एक आइडिया डेवलप करिए कि भाई पोएम आखिर कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो आपका पहला हेडिंग मिल जाएगा। आप सीधे सीधे डेवलपमेंट ऑफ थॉट से स्टार्ट करेंगे। क्या पोएम का कहा जा रहा है, पोएम में क्या पोएम कह रही है। देयर आफ्टर पढ़ते समय आपको फिर उसमें फिगर्स, डिवाइसेस क्या यूज हुई हैं, उन सब पर भी आप ध्यान देते चलेंगे, उनको भी मेंशन करते चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पोएम का मूड क्या है, कौन सी फीलिंग्स हैं उसमें, फियर है, लव है, जॉय है, हेट्रेड है, वंडर है, पिटी है, एंगर है, ह्यूमर है, सॉरो है, कुछ भी है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, उन पर आप ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर क्या है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। सारी लाइनें इक्वल हैं कि इनइक्वल हैं, स्टैंजा पैटर्न है, कपलेट है, क्वाट्रेन है, टर्सेट है, सेस्टेट है, ऑक्टेव है, लिरिक है, क्या चीज़ें हैं पोएम में, ये आपको देखना पड़ेगा। और इन सबको ध्यान देते हुए बस आपको लिखते जाना है। बात करते हैं आज के एग्जाम्पल की। क्या एग्जाम्पल लिया, ये एक्चुअली ईयर 2022 यानी कि पिछले साल का जो एक एनुअल एग्जामिनेशन था, ये डीडीयू के एग्जामिनेशन का नहीं है, जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय जो है प्रयागराज में, उसका एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर था। उसके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो वहाँ से ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है। ठीक, उसे हम लेने की कोशिश किए हैं, वहीं से ये पोएम है। क्योंकि ये पोएम मेरी पढ़ी हुई है इसलिए मैं तो जान रहा हूँ किस पोएट की है, क्या पोएम का टाइटल है, बट यहाँ हम लोगों को ना पोएट से कोई मतलब है ना पोएम के टाइटल से, सीधे सीधे टेक्स्ट से मतलब है। टेक्स्ट यहाँ हमने ले रखा है, लाइन क्या कहती है उसको हम पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रोसेस, पहला स्टेप जो है, पोएम को थॉरली, डीपली, केयरफुली पढ़ना। और मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगा, रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आज की क्लास जैसे ही ये देखें, क्लास देखने के बाद इसी पोएम को लिख लें और इस पोएम का आप एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखें। देयर आफ्टर किसी दूसरी पोएम का आप ट्राई करें खुद से। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आल्सो वेमेन परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है पहली बार में कम आए, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं होता, लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो दैट इज वेल एनफ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, पोएम है आपके सामने। ही दैट लव्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप एडमायर्स, आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक फेवल टू मेंटेन हिज फायर्स। आपको यहाँ इतना पढ़ने से एक बात समझ में आ रहा होगा कि दैट द पोएट इज टॉकिंग ऑफ रोजी चीक, कोरल लिप्स and star like eyes, means he is talking about beauty of some lady and feeble to maintain his fire. That is a very symbolic language.
Maybe he is talking about love. Fire and fuel is used symbolically for love and the reason for love. एंड आगे क्या कहते हैं, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combines, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips as eyes. Means poet is talking about likes, dislikes, and loves. And here are two kind of love. One is that is based on rosy cheek, coral lips, and star-like eyes, and the other kind of love that is formed between two human beings of gentle thoughts, equal thoughts of good minds, that is not based on physical beauty. Means here poet is talking of physical beauty as well as intellectual beauty, mental beauty, or beyond ब्यूटी बियॉन्ड फिजिक्स. तो आपको यहाँ पर एक दो चीजें मिल गई, लिखने भर का थॉट मिल गया. दैट ही दैट लव्स a rosy cheek means the poet is talking here that, and imagining a person, that a person who is a lover, and the lover who seeks fuel for his love, who seeks fuel to maintain the fire of his love, from rosy cheek, coral lips, and star-like eyes from her, from his beloved. Means the lover who loves her beloved due to her physical beauty. The lover who is attracted towards the physical beauty of the beloved, of the lady. And as old times makes these decay, so his flames must waste away. And he says that time is the great leveler, and old times make the physical beauty decay. The physical beauty will destroyed by the time. जो रोजी चीक्स हैं, जो कोरल लिप्स हैं, जो स्टार लाइक आईज हैं, ऑल दोज फिजिकल ब्यूटी विल बी डिकेड बाय द टाइम. जैसे जैसे समय बीतेगा जो फिजिकल ब्यूटी है वो डिके हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी. एंड उसके बाद क्या होगा? द ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, so his flames must waste out. Here the flames is actually the love, and the beauty is the fuel. And fuel खत्म, गाड़ी बंद. फ्यूल खत्म तो आग बुझ जाएगी. भाई घर में सिलेंडर में क्या भरा होता है? फ्यूल भरा होता है. सिलेंडर में फ्यूल खत्म, गैस खत्म, तो मम्मी खाना नहीं बना पाती. सेम थिंग इज कि अगर किसी का लव बेस्ड ऑन ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा फिजिकल ब्यूटी डिके हो जाएगी, और फिजिकल ब्यूटी जैसे जैसे डिके हो जाएगी तो वो जो उनका प्रेम है मस्ट वेस्ट आउट, उनका प्रेम भी खत्म हो जाए. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, आगे यहां पर देखिए, यहां पर फुल स्टॉप है. मीन्स हियर वन स्टैंजा एंड्स and the second stanza begins, but a smooth and steadfast mind. Mean, and the subject same, he is repeated here, and the other person, other lover, who is of very smooth and steadfast mind, जो अपने विचारों में, अपने बातों में एकदम दृढ़ है, स्थिर है. gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined. एंड दो ऐसे लोग
जिनके स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड हैं, दे हैव नो फिकलनेस, दे हैव gentle thoughts, and their desires are very calm. They have no lot of desires, they have no changing desires, they are very steadfast. वो दृढ़ हैं, वो स्थिर हैं, हर रोज चीजें बदलती नहीं हैं उनकी. वो hearts with equal love combined. If such kind of people combines in love together, अगर ऐसे लोग प्रेम में एक दूसरे के हो जाते हैं तो क्या होगा? किंडल नेवर डाइंग फायर्स. तो ऐसा फ्यूल होगा, ऐसी आग जलेगी, ऐसा प्रेम उमड़ेगा कि वो कभी भी बुझेगा नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा. वो बागबान वाला प्रेम होगा. बात समझे ना? किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट. एंड इन लास्ट टू लाइन्स द पोएट इज giving his own view, his or her own view, his or her own judgment, that I despise lovely cheeks or lips or eyes. And he's of the view that the spiritual beauty, the beauty which is not, the love which is not based on physical beauty, is better than the love which is based on only physical beauty. केवल फिजिकल ब्यूटी पर बेस्ड प्रेम और फिजिकल ब्यूटी पर बिना फिजिकल ब्यूटी के बेस्ड प्रेम, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पर बेस्ड प्रेम जो है, उन दोनों का एक अंतर किया है इसने. तो ये जो थॉट का डेवलपमेंट है, सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे. सेकंड थिंग आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या फिगर्स ऑफ स्पीचेस है. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट टेक्निक क्या यूज की, वेरी सिंबॉलिक वे में बात को. Here's comparison of two kind of loves. You know, rosy cheek, that is comparison. Rosy cheek is metaphor. Rose-like cheek. Coral lip is metaphor. ठीक है, star-like eyes is simile. Rosy cheek, coral lip, metaphor. Star-like eyes, simile. Fuel and fires has been used symbolically. Fuel is the symbol of love. Sorry, fuel is the symbol of beauty, and fire is the symbol of love. And the poet has compared two kind of loves based on two kind of fuels, or two kind of fires based on two kind of fuels. एक आग वो है जो ज्वाला देवी में जलती है, जो लगातार जले जा रही है, कभी नहीं खत्म होगी. एक आग वो है जो हमारे घर के गैस के चूल्हे में जलती है, सिलेंडर खत्म तो आग खत्म. बात समझे कि नहीं? कंपेयर किया है, कंपैरिजन है. स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 2 लाइन का, 2 स्टेंजे का पोएम है. ठीक है, और लाइंस जो हैं वो छोटी, सिंपल है. लैंग्वेज इज वेरी इजी एंड सिंबॉलिक. And finally, the poet has used first person point of view and gives his own judgment, gives his own perspective, and declares that the second kind of love is most important. Second kind of love is better than the physical beauty. And he gives his judgment that if there is no intellectual beauty, if there is no beauty of mind, the poet himself dislikes such kind of beauty. That has been explained in the early 3 lines, those rosy cheek, coral lips and star-like eyes. ठीक है, तो इन्हीं चीजों पर आपको बात करनी. अच्छा, अब और आपको देखना है, अगर आप बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो वैसे मैं इस चीज़ को बताना नहीं चाह रहा था, ये भी किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इसको कर नहीं पाएंगे, इसमें मात्राएं लगा करके आप मात्राएं नहीं बता पाएंगे, इसलिए उसके चक्कर में मैं नहीं आपको डालूंगा, क्योंकि वो टफ है. आप सिंपल सा स्टैंजा फॉर्म स्ट्रक्चर पर बात कर लीजिए, मीटर पर मत जाइएगा, क्योंकि मीटर आप गिन नहीं पाएंगे, मीटर गलत हो जाएगा. ठीक है,
आइम है कि टेक्टाइल है, ये भी नहीं समझ पाएंगे। कितने मीटर की लाइन है ये भी नहीं समझ पाएंगे। मीटर छोड़ दीजिएगा, नंबर ऑफ लाइन्स दे दीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन मीन्स टोटल 12 लाइन्स डिवाइडेड इन 2 स्टैंजास ऑफ 6 लाइन्स, दैट इज राइमिंग क्या है, चीक टीक। ठीक है, ए, ठीक, फर्स्ट वन इज ए, एडमायर्स बी, टीक ए, फायर्स बी, ठीक है, डिके सी एंड अवे सी। ठीक, मीन्स ए बी सी सी, ये इसका राइमिंग स्कीम है। दूसरे में देख लीजिएगा, माइंड डिजायर्स कंबाइंस। ठीक है, माइंड्स ए, डिजायर्स बी, कंबाइंस ए। ठीक है, फायर्स डिजायर्स बी। ठीक है, ए बी एंड डिस्पाइज आइज सी। तो राइम स्कीम क्या है, मैच कर रही है, राइमिंग लाइन्स हैं, 6 लाइन के स्टैंजास हैं, राइमिंग ए बी सी सी, ए बी सी सी, ये स्ट्रक्चर है, ये राइम स्कीम है। मैं मीटर पर आपको चर्चा करने की बात नहीं कहूँगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी देख लेंगे। जैसे वर्ड्स को, फिगर्स ऑफ स्पीच भी हमने बताई आपको, उसमें भी आप देख लेंगे। सेकंड थिंग आप देखें, जैसे जो वॉवेल्स, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ठीक है, और अ कोरल एडमायर, मतलब बहुत ज़्यादा वॉवेल्स का रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे वॉवेल्स आ रहे हैं, वॉवेल्स का रेपिटेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिखेंगे। इतनी सी बस छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको खुद से लिख करके देखिएगा कि लगभग 150-200 वर्ड्स आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी फिर से कमेंट में लिखिएगा। अब ये तो बात थी क्लास की। ठीक है, अभी आपके 2 टॉपिक्स थर्ड पेपर में और बचेंगे, उन पर भी आपको बहुत जल्दी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और एक जो है बचा हुआ जेम्स बाल्डविन का एसे एवरीबॉडीज प्रोटेस्ट नॉवेल, इसके अलावा एक ड्रामा बचा हुआ है डेथ ऑफ सेल्समैन। कल कुछ क्लासेस आपको डेथ ऑफ सेल्समैन पर मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी का मैं जो भी होगी बीच बीच में मैं 1-2 क्लासेस आपको और देता रहूँगा। जेम्स बाल्डविन पर बहुत मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा आप लोगों के लेवल से वो टफ है। मैं उसको इजी बनाने की कोशिश में था, अभी कुछ उस पर हो नहीं पा रहा है कि ईजिली क्या आपको दे दूँ। तो अगर कुछ समझ पड़ेगा तो मैं उसको दूंगा, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिएगा, मैं भी उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, और अब फाइनली आप 3 टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, आप कहें तो 10 दिन का समय देते हैं, आप कहें तो 15 दिन का समय देते हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगा 10 दिन का समय लीजिए, आज 20 तारीख है, 10 दिन का पूरा समय लीजिए। ठीक है, 31 तक समय लीजिए आप, और 1, 2, 3, ठीक है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, इन 3 दिनों में आपके लगातार 3 टेस्ट। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों पेपर के पूरे पूरे कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, मैं पेपर अपलोड कर दूंगा, आपको ईमानदारी के साथ पूरे 3 घंटे का समय लेकर के लिखना है। जो भी उसमें इश्यूज आए वो हमको बताना है, तब उस पर और हम क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा होगी। तो अभी कल आपको डेथ ऑफ सेल्समैन पर कुछ मैं लेक्चर्स 1, 2, 3 जो हो सकेंगे उसको दूंगा, और कल के बाद ऑफिशियली आपकी चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और देयर आफ्टर आपके आवश्यकता के अनुसार जैसे आप कुछ डाउट्स क्रिएट करेंगे उस पर, और 1-2 टॉपिक जो छूटे हुए हैं उन पर मैं आपको वीडियोस बनाता रहूँगा, देता रहूँगा, बीच बीच में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, और बाकी जितना हो चुका अब उतने की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। आपके पास आज से 10 दिन का समय, आज 20 तारीख है, 21 से 31 11 दिन है समय। ठीक है, 11 दिन में आपको 3 टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है। लगभग ऐसे ही समय आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेगा। मान के चलिए कि आपका 1, 2 और 3 जनवरी को अंग्रेजी का पेपर है, और अब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, और 3 दिन 3 पेपर मैं समय से अपलोड कर दूंगा, हर रोज 1-1 पेपर अपलोड करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग से, मैं कोई टाइम निर्धारित नहीं करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग 3 घंटे का टाइम लीजिएगा, पूरा पेपर लिखिएगा। पूरा पेपर लिखने के बाद
उसका PDF बनाइएगा पूरे का, हमको व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। नंबर सबके पास है, और व्हाट्सएप करने के बाद मैं उसको चेक कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम समझ में आएगी, मैं इंडिविजुअल को कॉल करके उसका क्या उसमें सही हो सकता है उस पर बात करूंगा। और अगर आपको लिखने में कोई समस्या आती है कि ये बात कम लिख पा रहे हैं, तब उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि एक बार आप एक मॉक एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर हो लेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, ठीक है। तो आप 10 दिन अब ये मान करके प्रिपेयर करिए कि आपको 1 फरवरी से 3 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर देना है। 1 तारीख को फर्स्ट पेपर, 2 को सेकेंड पेपर, 3 को थर्ड पेपर। तीनों का टेस्ट जो है हो जाएगा, तीनों का टेस्ट हम एक एक अपलोड करेंगे, ठीक। देयर आफ्टर दूसरा टेस्ट अगर आप लोग चाहेंगे, देने की इच्छा होगी, तो 11-12 फरवरी तक दे देंगे, अगर एग्ज़ाम की डेट नहीं आई रही तो। नहीं तो जैसे एग्ज़ाम की डेट होगी, जैसा आप लोगों को सुविधाजनक होगा, उसी तरीके से काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। कल आपको डेथ ऑफ सेल्समैन पर मिल जाएगा, और भी जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं उन पर भी मिल जाएगा, उम्मीद होगी। अगर नहीं मिल पाया तो वो आगे मिलता रहेगा। कल तक जितना हो जाएगा उतने पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि अब इतना नहीं बचा है कि जिसको आप इंतज़ार करें, ठीक है। थोड़ा सा मुझे गोरखपुर जाना पड़ा कुछ और काम से, इसलिए, नहीं तो अभी तक चीज़ें ख़त्म हो गई होती पूरी तरह से, ठीक। तो बस इतनी सी बातें। अब सिलेबस को ख़त्म मान करके आप प्रिपरेशन पे लग जाइए। 1, 2 और 3 फरवरी को आपको टेस्ट देना है। डेथ ऑफ सेल्समैन आपको कल मिल जाएगा। 2 टॉपिक्स जो थर्ड पेपर के बचे हैं वो भी मिल जाएंगे। जेम्स बाल्डविन का भी मुझे सोचना है कि छोड़ना है या फिर से उसको भी हम लोग करेंगे। बाकी लेकिन जितना हो चुका है उतने पर आप लग जाइए, उतने पर मैं पेपर बनाऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना। आपको और कोई समस्या है मैसेज करिएगा, पढ़िए। शुभकामनाएं आपके साथ।